हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जहां कहीं भी होंगे तंदुरुस्त होंगे अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज मैं एक चीज़ पहले ही आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि ये क्लास 10th के लिए जितने भी मेरे प्यारे छात्र और छात्राएं हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्यारे बच्चों, मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि SST के हिस्ट्री से होने वाले हैं, जो कि इतिहास के एक चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। तो ये सामाजिक विज्ञान का ये ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए मैंने 2-3 क्लास में इसको समाप्त कर दिया है। आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। और उसके क्लास को समाप्त करने के बाद मैंने सोचा कि ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों के एग्जाम की जान होती है प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है ना अभी दे दिया जाए जी, है ना। तो इसलिए मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव को लेकर के आया हूँ, जैसे कि लगभग जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आज बताऊंगा यूरोप में राष्ट्रवाद से, उस ऑब्जेक्टिव से एक भी सवाल आप लोगों का छूटने वाला नहीं है जी, ठीक है ना। तो आइए मैं सबसे पहला सवाल देखता हूं। यहाँ पर बिना देरी किए क्लास को शुरू किया जाता है। ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वो भी बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है ये सब, ठीक है ना। देखिए इसको डिस्कस के द्वारा हम लोग कैसे आज पढ़ेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है, फर्स्ट है सवाल, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। यानी यूरोप में जो भी सभ्यता बनाए गए हैं तो उसका पालना किसे कहा जाता है, किस देश को कहा जाता है। और यूरोप में जो है ना, यूरोप में जो भी सभ्यता बनाया जाता है उसमें अहम भूमिका किस देश की होती है। तो इसलिए सवाल है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो यूनान को कहा जाता है बच्चे, है ना। किसको कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सवाल है दूसरा नंबर, लुई फिलिप किस देश का शासक था। सिंपल सवाल है, फ्रांस का शासक था, है ना। कहाँ का शासक था जी, लुई फिलिप किस देश का शासक था, तो फ्रांस का शासक था, है ना। चलिए उसके बाद तीसरा नंबर सवाल क्या है बच्चे, कह रहा है कि बोहेमिया किस देश के अधीन था। यानी अधीन का अर्थ होता है कि किस देश के अंतर्गत था, उस पे किस देश का कब्जा था, है ना। तो इसका अर्थ ये होता है, अधीन का मतलब होता है कि उसके अंडर में था, है ना जी। तो हम कह सकते हैं कि बोहेमिया किस देश के अधीन था, तो वो था ऑस्ट्रिया के अधीन, है ना। किस देश के अधीन था जी, ऑस्ट्रिया के अधीन था, है ना जी। चलिए उसके बाद सवाल है बच्चे चौथा नंबर में, सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो ये तो सिंपल सी सवाल है बच्चे, यूनान का निवासी था सिकंदर, है ना जी। वो कहते भी है ना कि जो जीता वही सिकंदर, है ना। चलिए इसलिए बहुत ही तानाशाही एक प्रकार से योद्धा भी था सिकंदर, है ना जी, जो कि यूनान का निवासी था, ठीक है ना। आइए पांचवा नंबर सवाल क्या करा बच्चे, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। जेनेवा में एक कन्वेंशन हुआ था जिसको सम्मेलन भी कहा जा सकता है। उस समय प्रथम जेनेवा में यह कन्वेंशन हुआ था, ठीक है ना। तो कब हुआ था बच्चे, तो 1864 में हुआ था, ठीक है ना। 1864 में हुआ था बच्चा, है ना। उसके बाद है हिगेल किस देश का दार्शनिक था। हिगेल जो है किस देश का दार्शनिक था। यानी कि कहीं घूमने के लिए गया था हिगेल, तो वहीं पूछ रहा है ना, फ्रांस में आया था क्या, शायद फ्रांस में आया था, ठीक है ना। लेकिन पूछ रहा है कि किस देश का दार्शनिक था, है ना। दार्शनिक किस देश का था बच्चे, यानी कि जर्मनी का था। वे कहाँ का था जी, वह जर्मनी का था, ठीक है। और कई देशों में अपना भ्रमण करते रहता था, और जो लोग घूमते हैं ना उन्हीं को कहा जाता है दार्शनिक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए सार्डिनिया के बारे में कह रहा है कि सार्डिनिया का राजा कौन था। सार्डिनिया का राजा कौन था, तो वो था विक्टर इमैनुएल, है ना। विक्टर इमैनुएल, ठीक है ना, सार्डिनिया का राजा था। उसके बाद है आठवां नंबर सवाल कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। यानी कि इटली का एकीकरण तो कई बार हो चुके थे बच्चे, लेकिन कभी कभी ये हुआ था ना कि ये जो है ना 3 पार्ट में बंटे थे, उत्तरी दक्षिणी और मध्य, उत्तरी दक्षिणी और मध्य में, ठीक है ना। तो ये हुआ था पहले उत्तरी दक्षिणी का, उत्तरी और मध्य का क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। और बाद में यहाँ जो है ना दक्षिणी का भी एकीकरण हुआ, जिससे ये पूर्ण रूप से एकीकृत हो गया, ठीक है ना। तो वही पूछ रहा है सवाल यहाँ पे कि इटली का एकीकरण पूर्ण कब हुआ, कब पूर्ण हुआ बच्चे, है ना। तो ये कब पूर्ण हुआ था जी, 1871 में, ठीक है, 1871 में हुआ था बच्चे। 9 नंबर सवाल क्या है, कह रहा है कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था।
इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक एक नहीं था बच्चे, क्योंकि किसी एक के बस की बात भी नहीं थी बच्चे। सब्जेक्टिव में आप लोग जा करके देखेंगे, मैंने बिल्कुल डिटेल्स वाइज इस चीज़ को पढ़ाया है, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग ऑब्जेक्टिव में पढ़ रहे हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलेंगे, है ना, नहीं तो ज़्यादा समय हम लोग को लेना पड़ जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को इसके बारे में डिटेल्स से देखना है, बिल्कुल भी जा करके सब्जेक्टिव में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। आइए, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजनी था, जिसने सबसे पहले अपनी भूमिका निभाई थी। उसके बाद गैरीबॉल्डी था, गैरीबॉल्डी के बाद में काउर आया था। काउर, इसका पूरा नाम काउंट काउर है, काउंट काउर है ना, काउंट काउर, काउंट काउर नाम है इसका, है ना जी, काउंट काउर था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पे 10वां नंबर सवाल क्या कर रहा है बच्चे? लुई 16वें है ना, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? फांसी कब दी गई? ओहो, इसको फांसी कब दी गई बच्चे? तो 1793 में लुई 16वें को फांसी दे दी गई थी बच्चे, है ना जी। चलिए, 10वां नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। चलिए चलते हैं इस बार 11वां नंबर सवाल को देखते हैं, चलें, ठीक है। चलिए 11 नंबर सवाल देखेंगे बाबू। यहाँ पे कह रहा है क्या कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ठीक है ना, वियना सम्मेलन की मेजबानी, सम्मेलन का मतलब एक तरह से मीटिंग होता है ना, तो वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? तो ये भी मेटरनिख नहीं किया था, है ना, मेटरनिख नहीं किया था बच्चे। उसके बाद है 12 नंबर सवाल में कह रहा है बच्चे कि अमेरिका में न्यू डील, है ना, यहाँ पे देखना बच्चे कि क्या कह रहा है जी, न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील किसने लागू की? न्यू डील का मतलब होता है जो डीलिंग होता है ना, जिसकी अध्यक्षता में कोई काम किया जाता है, उसको कहते हैं न्यू डील, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है किसने लागू की, तो वह था बच्चे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है ना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, ठीक है। क्या? तो न्यू डील को लागू किया था, है ना। चलिए 13 नंबर सवाल क्या करा बच्चे? गैरीबॉल्डी पेशे से क्या था? ये सवाल भी कोई छूटने वाली सवाल है क्या? ये जो है ना, नाविक था, है ना। गैरीबॉल्डी क्या था? पेशे से क्या था जी? नाविक था बच्चे, है ना जी। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवन जो है बच्चों ब्रिटेन का निवासी था, है ना। कहाँ का निवासी था जी? ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था, याद रखना बच्चों। वो कहा जाता है ना कि रटंत विद्या घटंत बुद्धि, तो ये वाली बात यहाँ पर नहीं है बच्चे। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको रटना पड़ता है ना, जब जैसे तब तैसे वैसे काम करना पड़ता है ना। उसके बाद 15 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? यानी फ्रैंकफर्ट जो है ना किसी अन्य राष्ट्र से संधि किया था बच्चे, तो वह कब किया था जी? फ्रैंकफर्ट अपने आप में संधि कब, फ्रैंकफर्ट जो है ना अपने आप में कब संधि किया था? ये कई अलग अलग क्षेत्र में विभक्त हो गए थे, है ना। तो ये अपने आप में संधि कब की थी? तो 1871 में हुआ था, है ना जी। अगला सवाल है बच्चे नेक्स्ट 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि कौन सा राष्ट्र मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? देखिए बहुत सारे राष्ट्र जो थे एकीकरण करके और क्या कर रहे थे बच्चे? एकीकरण करके क्या कर रहे थे जी? तो वह जो है ना किसी सम्मेलन का स्थापना करते थे, कोई नए नए नियम कानूनों को बनाते थे, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन ऐसा राष्ट्र है जो मित्र राष्ट्रों में शामिल होना नहीं चाहता था और हुआ भी नहीं था बच्चों? तो वह था क्या? जर्मनी, है ना जी। उसके बाद है बच्चे 17 नंबर सवाल कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बच्चे? तो वह कहा जाता है तुर्की को, है ना जी। वह कहा जाता है किसको? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, है ना जी। तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज, है ना जी। चलिए उसके बाद 18 नंबर सवाल क्या है बच्चे? कह रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति यानी जो फ्रांस में क्रांति हुआ था वह कब हुआ था बच्चे? तो 1889 में हुआ था, है ना जी। नेक्स्ट, कोसुथ का संबंध किस देश से था? किस देश से है? यानी कोसुथ जो है ना एक संस्था का नाम है, इसका संबंध किस देश से है बच्चे? तो हंगरी से, है ना जी। हंगरी से कोसुथ का संबंध है ना। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर में सवाल क्या कर रहा है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था, है ना। तो मेजनी जो था ना बहुत सारे ऐसे जो है ना संगठन बनाए गए थे उस समय, जैसे यंग इटली था, यंग यूरोप था, उस सारे टॉपिक को मैंने ये जो है ना सब्जेक्टिव में पढ़ा दिया है बच्चा जी लोग, है ना। तो आप लोग जा करके वहां से देख सकते हैं जी, है ना। लेकिन बच्चे यहाँ पे केवल एक ही सवाल पूछ रहा है ना, एक ही संगठन के बारे में पूछ रहा है कि कार्बोनरी किसका संगठन था? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो कार्बोनरी। ये सवाल को थोड़ा सा बदल करके भी पूछ सकता है ना,
कि कार्बोनरी संगठन का गठन किसने किया था, है ना जी। तो आप कह सकते हैं बच्चों मेजिनी ने किया था, है ना। ऐसे दोनों तरफ से इसको उलट फेर करके आप लोग याद रखना बच्चे, है ना जी। चलिए सवाल 21 नंबर सवाल देखते हैं बच्चे। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है बच्चों कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। जैसे यंग इटली का भी संस्थापक, यंग यूरोप का भी संस्थापक, और अभी मैंने पहले बताया है कि कार्बोनरी संगठन का गठन किसने किया था। इन सभी का गठन जानते हैं मेजिनी ने ही किया था, ठीक है। मेजिनी था बहुत तेज व्यक्ति, है ना, इसलिए इन सभी का गठन मेजिनी ने ही किया है, ठीक है ना। आगे चलिए देखते हैं बच्चों। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है ना। तो सेडान का युद्ध, सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ, जर्मनी के एकीकरण पूरा हो गए, ठीक है ना। चलिए बच्चों उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था बच्चों। तो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, याद रखना बच्चों। ये भी है इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सवाल, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। 24 नंबर सवाल में क्या कर रहा है बच्चों कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई। ऐसे ऐसे सवाल जो है ना, जो विलुप्त सवाल होते हैं, जिनमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों, है ना। तो बच्चे कहते हैं ना कि ये सिलेबस से बाहर से था, है ना, सिलेबस के बाहर से। तो एड्रिनोपुल की संधि कब हुई थी, इसे याद रखना है बच्चों। क्या करना है जी, याद रखना है, हमेशा याद रखना है इसे। एड्रिनोपुल की संधि कब हुई थी, है ना, 1829 में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों, क्या कह रहा है 25 नंबर में, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। एक आंदोलन था जिसको हम लोग क्रांति भी कहते हैं, आंदोलन को क्रांति के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है क्या कि चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ, है ना, कहाँ हुआ, है ना। तो इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में ऐसे भी बहुत सारे ऐसे राजा है कि जैसे ही प्रजा उनकी विद्रोह करती थी उनके विपक्ष में, तो ज्यादातर ये लोग कहाँ भागते थे, ये ज्यादातर भाग करके इंग्लैंड ही चले जाते थे, है ना। तो यहीं पे चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था, है ना, इंग्लैंड में, क्लियर। यहाँ पे देखेंगे पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया, पोलैंड में एक विद्रोह हुआ था, उसको रूस ने कुचल दिया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति, आप लोग बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री में तो केवल क्रांति ही होता है, वो ईस्वी ही होता है, उनका जन्म याद रखिए, उनका युद्ध याद रखिए, है ना बच्चों। लेकिन इससे जो है ना कभी डिगना नहीं चाहिए। जब स्टडी बताती है ना कि हमें पुराने अपने ऐतिहासिक चीज़ों को याद रखना चाहिए, है ना। इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी बच्चों, तो 1821 में हुई थी, है ना। उसके बाद फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बच्चों, 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था जी, 1871 में हुआ था, है ना। उसके बाद है 29 नंबर में सवाल कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। देखिए बिस्मार्क जो है ना, एक इटली के एकीकरण के लिए आया था, और इटली के एकीकरण के लिए जब इसने आया तो क्या हुआ कि बिस्मार्क जो है, बिस्मार्क का सभी प्रजा ही विद्रोह कर दिया। और जैसे ही प्रजा विद्रोह कर दिया, इसने सोचा कि मैं प्रजा की भलाई के लिए ही तो सब काम कर रहा हूँ ना, भलाई के लिए ही सब काम कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। और ये इसने किया एक काम कि सोचा कि भले ही प्रजा की भलाई के लिए, बाद में पता चलेगा ना कि प्रजा ये समझेगी ना कि मेरी भलाई के लिए बिस्मार्क काम कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, बोला कि खून बहा देंगे, लेकिन हम अपनी प्रजा का ही खून बहाएंगे, लेकिन हम अपनी प्रजा का एकीकरण अवश्य करेंगे, है ना। इसलिए इसी नियम को क्या कहते हैं, रक्त एवं लौह की नीति अपनाया था। किसने, यानी कि अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था बच्चा, है ना। उसके बाद कह रहा है कि जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। तो ये व्यापारियों की संस्था थी, जितने व्यापारी लोग थे ना, उन्हीं की ये संस्था थी बच्चा लोग, है ना जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ये ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बच्चों यूरोप में राष्ट्रवाद से है, और वो भी इतिहास क्लास से, और सामाजिक विज्ञान का ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की इतना ही ऑब्जेक्टिव बच्चों आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे एक भी बाहर आपके ऑब्जेक्टिव नहीं जाएंगे बच्चों। और मैंने ये पूरा का पूरा 30 ऑब्जेक्टिव आज बता दिया बच्चों, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। चलिए इसके बाद हम लोग सोशल साइंस में यानी कि इतिहास में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों, तो समाजवाद और साम्यवाद है ना, उसको पढ़ेंगे। और चलिए फिर आप जो है ना, एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि रात में
रात 8 बजे, रात 8 बजे आप इस चैनल पर लाइव क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों। रात 8 बजे जो है ना, रात 8 बजे आप लोग लाइव क्लास लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को नए देख रहे होंगे, मेरे चैनल से एक बार जुड़िए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आप लोग से फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।